बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी के सेल साइकिल के इस चैप्टर में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल जो है उसकी दो फेजेस होती हैं। फेज़ नंबर 1 जो है वो इंटरफेज़ होती है। इंटरफेज़ में सेल डिवाइड होने के लिए ख़ुद को तैयार करता है, जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं अगली फेजेस में वो बना लेता है। सेल साइकिल का जो लंबा फेज़ है वो इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ जो है वो स्टार्ट होती है, और एम फेज़ में आज हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद माइटोसिस के मराहिल के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग आज जो है वो माइटोसिस का एक मरहला प्रोफेज़ जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहली चीज़ है जनाब कि माइटोसिस क्या है और इसे किसने डिस्कवर किया। तो वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो एक बायोलॉजिस्ट था जर्मन, उसने माइटोसिस के अमल को डिस्कवर किया था। तो माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। जो सेल तकसीम हो रहा होता है उसको हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं, और उसके तकसीम होने से जो सेल वजूद में आता है उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। तो माइटोसिस के अमल में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, और उसके बाद क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर होती है। मतलब दो बातें हैं, एक सेल दो सेल में तकसीम होता है और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है। ये ऐसे है, फ़र्ज़ करें कि अगर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम हैं तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो डॉटर सेल हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जो माइटोसिस का अमल है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होता है और डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं उनमें माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं। जानदार का जिस्म बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, और जो गैमेट्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो जर्म लाइन सेल्स कहलाते हैं। जो गैमेट्स होते हैं, नर और मादा गैमेट्स जो नस्ल बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं वो जर्म लाइन सेल्स कहलाते हैं, और इसके अलावा बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो माइटोसिस में यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस का अमल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन में एक सेल दो सेल्स में टूट जाता है, और हर सेल जो है वो ग्रोथ के मराहिल से गुजरकर एक नया सेल जो है वो बना देता है। तो इन सारी बातों को अब मैं सम अप करता हूँ। माइटोसिस का अमल जो था वो वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। माइटोसिस के अमल में एक सेल दो सेल्स में तकसीम होता है। माइटोसिस का अमल जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस के अमल में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। तो माइटोसिस का जो अमल है वो बहुत पेचीदा है लेकिन बाकायदा भी है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक तरतीब से होता है, और इसमें बहुत कम गलती के चांसेस होते हैं। माइटोसिस के अमल के दो बड़े मराहिल हैं। न्यूक्लियस की तकसीम, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म की तकसीम जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। याद रहे, सेल के अंदर
न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सेल का दिमाग कहलाता है और सेल के सारे अफ़ाल को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के सारे ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो माइटोसिस के अमल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की तकसीम है। ये जो अगले मराहिल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूक्लियस की तकसीम के मराहिल हैं और ये 4 मरहले हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोफेज पे बात करेंगे। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पे हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट किसी सेशन में। तो प्रोफेज के बारे में आज हम बात करेंगे जी। प्रोफेज जो है इसमें क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो प्रोफेज का जब आगाज़ होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल सिकुड़ कर मोटा हो जाता है और वो धागा नुमा साख्तों में नज़र आना शुरू हो जाता है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब जो पहला मरहला है प्रोफेज का वो है क्रोमैटिन मटेरियल का सिकुड़ना और क्रोमोसोम्स में बदल जाना। और जो विरासती मादा होता है वो एस फेज़ में आपको पता है कि डुप्लीकेट कर चुका होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है। इंटरफेज की जो एस फेज़ थी उसमें। और अब हर क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमेयर और सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में हम लोग इंटरफेज में बात कर चुके हुए हैं। क्रोमोसोम धागा नुमा साख्तें होती हैं। तो क्रोमोसोम चूँकि डुप्लीकेट कर चुका होता है, वैसे तो क्रोमोसोम का एक ही बाजू होता है, डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम के 2 आर्म्स बनते हैं और वो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। और सेंट्रोमेयर पर एक साख्त होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। प्रोटीन से बनी ये साख्त में स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। मतलब क्या हो रहा है इसमें उसने हमें बताया है कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो सिकुड़ जाना, क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर होना और हर क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है और क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमेयर के मुकाम पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सेंट्रोमेयर पर एक साख्त होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो दूसरा मरहला जो होता है प्रोफेज में वो सेंट्रियोल्स की तकसीम है। सेंट्रियोल्स के न्यूक्लियस के करीब पड़े होते हैं, 3-3 एरेज का एक सेट होता है, 9 सेट होते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो तकसीम होकर 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स में तकसीम हो जाते हैं कि सेंट्रियोल्स की तकसीम होती है। मतलब अब तक जो प्रोफेज में मराहिल हुए हैं वो क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल सिकुड़कर क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ है और सेंट्रियोल्स की जो है तकसीम होकर 1 से 2 डॉटर सेंट्रोसोम बन गए हैं। और साथ एक मालूमात दी उसने हमें कि जो क्रोमोसोम्स के बाजू हैं वो सेंट्रोमेयर के मुकाम पे जुड़े होते हैं और वहाँ पर एक साख्त होती है काइनेटोकोर। तो अब क्या होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड होने के बाद सेल की अपोजिट साइड्स पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो उससे वो माइक्रोट्यूबल्स बनाते हैं और माइक्रोट्यूबल्स को हम लोग स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। तो सेल में स्पिंडल फाइबर्स के मुकम्मल सेट को हम माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं।
और इस दौरान और जो काम होते हैं, सेल के अंदर एक साख्त होती है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है सेल में। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों जो है वो टूट जाते हैं और स्पिंडल फाइबर सेल के मरकज़ में जगह बना चुके होते हैं। अब मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। प्रोफेज का पहला मरहला क्रोमैटिन मटीरियल का सिकुड़कर क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर होना। दूसरा मरहला सेंट्रियोल्स का या सेंट्रोसोम्स का डिवाइड होकर सेल के मुखालफ पोल्स की तरफ चले जाना और वहाँ जाकर ट्यूबुलन प्रोटीन से माइक्रो ट्यूबल्स बनाना, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं। तीसरा मरहला न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेल्प का टूट जाना। अब पौधों में क्या होता है? पौधों के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, आपको पता है। जहाँ पौधों का जो सेल होता है ना, प्लांट सेल, उसके दरमियान में एक वैक्यूल होता है। तो अब उसमें न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। तो पौधों के सेल में ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंस आता है कि प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस सेल के मरकज़ में आ जाता है और पौधों के सेल्स में सेंट्रियोल्स भी नहीं होते। इसलिए ट्यूबुलन प्रोटीन न्यूक्लियर इन्वेलप की सतह पर खुद ही इकट्ठी होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमैटिन मटीरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ है और क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर्स के साथ जुड़े होते हैं और सेंट्रोमेयर के साथ एक और साख्त होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। और ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सेंट्रोसोम हैं जो डिवाइड होकर सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो गया है और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट गया है। तो ये थे प्रोफेज के मराहिल। फिर सारे मराहिल को मैं सम अप करता हूँ। पहला मरहला क्रोमैटिन मटीरियल का क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर होना, जैसे ये येलो कलर में आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं जो सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं। ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है दरमियान में नुक्ता, और हर क्रोमोसोम्स दो बाजुओं, दो क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स पर। ये देखिए, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये एस फेज में बने होते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम जो सेल में न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो दो डॉटर सेंट्रोसोम में डिवाइड होकर सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तीसरे मरहले में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो गया। तो ये प्रोफेज है। और अब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ आकर ट्यूबुलन प्रोटीन को जोड़कर स्पिंडल फाइबर यानी कि माइटोटिक अपरेटस बनाएंगे। और पौधों में चूंकि न्यूक्लियस दरमियान में नहीं होता, वैक्यूल दरमियान में होता है बड़ा सारा, इसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे लगा होता है पौधों में। तो पौधों में सेंट्रोसोम भी नहीं होते, तो उसके लिए न्यूक्लियस जो है वो सेल के मिड में आता है और आकर जो है वो माइटोटिक अपरेटस बनाता है। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। तो प्रोफेज माइटोसिस का पहला मरहला है। इस मरहले में कुछ स्टेप्स हैं, 4 हैं टोटल तकरीबन। स्टेप नंबर 1, क्रोमैटिन मटीरियल का क्रोमोसोम्स की सूरत में ज़ाहिर होना। स्टेप नंबर 2, सेंट्रोसोम्स का डिवाइड होकर सेल के पोल्स की तरफ जाना और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू करना। स्टेप नंबर 3, न्यूक्लियस का गायब हो जाना। स्टेप नंबर 4, न्यूक्लियर इन्वेलप का टूट जाना। ये माइटोसिस के मराहिल हैं जो प्रोफेज में तय पाते हैं।
तो इसके बाद जो बाकी 3 फेजेज़ हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।